नमस्कार। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। ये हमारे क्लास 7th की लेसन 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया, जिसको कि अभी हम बाद में पढ़ेंगे। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति नहीं करते तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर मीन्स किसी भी बर्नर पर रख के आप उसको गर्म कर लीजिए। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। स्थलमंडलीय प्लेट क्या है? भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों में पहला आपका अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के अधीन कौन कौन से बल आते हैं? आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में भूकंप है, ज्वालामुखी है और भूस्खलन है, और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल है। बहिर्जनित बल में अपरदन और निक्षेपण है, तो नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। ज्वालामुखी भूप्रकृति पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ये एक ज्वालामुखी है, ये भूप्रकृति जिसमें से एक छिद्र बना हुआ है, इसमें से गैस, राख और लावा निकल रहा है, जिसे हम वेंट कहते हैं, जिस छिद्र से वो बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र की दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ एंडो मतलब अंतः, एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब उत्पत्ति, शब्द उत्पत्ति में हम देख रहे हैं। तो एक आपका एंडोजेनिक मीन्स अंतर्जात बल, एक्सोजेनिक बहिर्जनिक बल। क्रियाकलाप। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं?
जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व मतलब इंसाइक्लोपीडिया से आप देख लीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। पहली घटना ये, और इसके बाद दूसरी स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों व 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। ये सब उस समय के जो पेपर थे उसकी हेडलाइंस का आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कारण। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी के किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। कठोर शैल, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, यहाँ पे ये जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका विसर्प है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। कभी कभी झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है।
फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी की उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो यहाँ पे समुद्र पे पहुँचते पहुँचते नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वितरकाएं बनाई और ये समुद्र है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। देखिए, ये पानी जाता गया तो ये आपका क्या बना है, पहले गुफा बना, फिर उसके बाद ये तटीय मेहराब, ये समुद्री गुफा बनी यहाँ पे, फिर ये तटीय मेहराब बना। फिर जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो ये स्टैक दीवार की तरह बना, और ये जो समुद्री तट है, शैलीय जो तट होते हैं उनको समुद्री भृगु कहते हैं। अब आते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। मीन्स जो कमजोर मिट्टी और पत्थर होते हैं, और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं।
जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं। इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। अत्यधिक दूर ले जा बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। हम मल्टीपल चॉइस देख लेते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। ऑब्वियस सी बात है शैल। हिमनद के निक्षेपण की विशेषता है? बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोर। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान। ज्वालामुखी। छत्रप शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद से। कहाँ पे? रेगिस्तान में। चाप झील पाई जाती है नदी घाटी, रेगिस्तान, हिमनद। नदी घाटी। ये आप मैच कर लीजिए। हिमनद समुद्र तट, छत्रक शैल, बर्फ की नदियाँ, पृथ्वी का कंपन। तो क्या? बर्फ की नदी। विसर्प नदियाँ बनाती हैं। पुलिन समुद्री तट होते हैं। बालू टिब्बा भूकंप, पृथ्वी का कंपन। जलप्रपात नदियाँ ही बनाती हैं। विसर्प फिर आपका फिर क्या होगा? तो इसमें दो ही हो जाएंगे। बालू का टिब्बा, छत्रक शैल, या रेगिस्तान भी कर सकते हैं। रेगिस्तान में बनते हैं। ये हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।